Hello and welcome to Exam Sastro. Today we will analyze about the current affairs of 1st October. Okay, so let's start. First topic is about T3 program on anemia, which is important from GS paper 2. The source is Indian Express. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पे इस लाइक न्यूज आर्टिकल आया था T3 प्रोग्राम के बारे में, एनीमिया के बारे में. ये न्यूज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो न्यूज आया था, लेकिन जो टॉपिक है एनीमिया, इससे रिलेटेड कई सारे सवाल बनते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, तो उसको भी जरा देख लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या है? गुवाहाटी 30 सितंबर में, ठीक है, ये T3 प्रोग्राम, T3 मतलब टेस्ट ट्रीट, ठीक है, ट्रीट करना, एंड टॉक ऑन एनीमिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पाथ इंडिया इन नेशनल न्यूट्रिशन मंथ. ठीक है, ये आप सभी को मालूम है कि जो सितंबर का महीना था ये नेशनल न्यूट्रिशन मंथ था. ठीक है, बेसिकली 2003 में इस मंथ में 30 जो लास्ट डे है उसी दिन T3 प्रोग्राम किया गया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हेल्थ मिशन, RBS के ईस्ट जोन एंड ईस्ट गुवाहाटी सेंट्रल डिस्पेंसरी एट TC गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उलूबाग गुवाहाटी क्लब. ठीक है, तो ये जो T3 प्रोग्राम है इसके बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है यही था. एक पर्टिकुलर कैंपेन प्रोग्राम चलाया गया था टेस्ट ट्रीट और टॉक से रिलेटेड. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट एनीमिया. सो व्हाट इज एनीमिया? WHO का कहना है एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आप सभी को मालूम है RBC रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन विद इन देम इज लोअर देन नॉर्मल. जब भी एनीमिया वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जब रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो नॉर्मल अवस्था से अगर मान लीजिए कम है हमारे शरीर में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि कोई एक इंसान एनीमिया से जूझ रहा है. ठीक है, व्हाई हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट? हीमोग्लोबिन इज नीडेड टू कैरी ऑक्सीजन. ठीक है, नाउ इफ देयर आर टू मेनी रेड ब्लड सेल्स, बहुत ज्यादा मान लीजिए हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, मौजूद है, बट उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना. देन देयर विल बी ए डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज. तब क्या हो जाता है? ब्लड का जो कैपेसिटी है टू कैरी ऑक्सीजन कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है. ठीक है, और ब्लड टिश्यू जो बॉडी टिश्यूज है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं. एंड दिस रिजल्ट्स इन सिम्टम्स सच एज फैटिग, वीकनेस, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एमंग अदर्स. तब क्या होता है? अगर मान लीजिए ये वाला सिचुएशन किसी में है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किसी के बॉडी में है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, तब क्या होता है? ये जो ब्लड का कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने का ब्लड टिश्यूज तक, ये घट जाता है, और तभी फैटिक, वीकनेस, डिजीनेस माने एलेहा লগা, खूब गातो बेया लगार निचिना अवस्थार सम्मुखीन होब लगা হয়. ठीक है सर, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है एनीमिया का? The most common nutritional causes of anemia is iron deficiency. किसी के शरीर में अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन का मात्रा कम है, तब भी क्या हो सकता है? तब एनीमिया हो सकता है. Although deficiencies in folate, vitamins B12 and A are also important causes. मेजर जो कॉज है इट इज आयरन डेफिशिएंसी. उसके साथ साथ फॉलेट, विटामिन B12, विटामिन A भी इसका कारण है. Certain chronic diseases such as kidney disease, liver disease, cancer, ठीक है, autoimmune disorders can interface with the production of red blood cells. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का कैंसर है, ठीक है, कैंसर है किसी का, एंड किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, कई सारे की जो बीमारियां हैं, तब क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए जो प्रोडक्शन में इंपैक्ट करते हैं. ठीक है, तब भी जाके बाद में क्या बन सकता है? एनीमिया, किसी में एनीमिया दिखा जाता है. ठीक है, इनहेरिटेड कंडीशंस भी हो सकता है. ओके, इनहेरिटेड कंडीशंस भी हो सकता है, जैसे सच एज सिकल सेल एनीमिया और थैलासेमिया. इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू क्रोनिक एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या क्या बोला मैंने? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, विटामिन A, फॉलेट, ये भी हो सकता है.
अगर दूसरे डिजीज है किसी को, उससे भी क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स में उसके प्रोडक्शन में हैम्पर कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है और बाद में जाके एनीमिया हो सकता है। इनहेरिटेड कंडीशन सच एज सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को है, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन जो है वो इंपैक्ट कर सकते हैं एंड फाइनली जाके एनीमिया जैसा बीमार हो सकता है। ठीक है, इंडियाज एनीमिया बर्डन, इंडिया के केस में क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंडियाज एनीमिया बर्डन हैज ग्रोन अलार्मिंगली with National Family Health Survey 5 2019-21 में जो कराया गया था, वहां पे एनीमिया का मात्रा जो है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनीमिया लाइक पेशेंट, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। क्या क्या है, 57%, ये याद रखिएगा, 57% ऑफ वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, 15 साल से, ঠিক আছে, 15 to 49 ইয়ার্স তক, 15 বছৰ পৰা 49 বছৰলৈকে যিসকল মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলৰ গাত এই এনিমিয়া প্ৰায় 57% মহিলাৰ গাত এনিমিয়া ধৰা পৰিছে। প্ৰায় 67% শিশুৰ গাত, চিলড্ৰেনৰ গাত बिटवीन 6 months to 59 months, ठीक है, 6 महीने से लेके 59 महीने तक जो भी चिल्ड्रंस है, उनमें से 67% चिल्ड्रंस का क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम के साथ वो लोग जूझ रहा है, एनीमिया के साथ जूझ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग 53% एंड 58.6% रेस्पेक्टिवली इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, मतलब ये जो 57 है वीमेन की केस में, ये पहले 53 था। ठीक है, 15 से लाइक जो लाइक ये 49 तक जो एज ग्रुप है, ठीक है, इसमें 57% अभी हो गया है, पहले 53 था NFHS 4 में, डेट मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जब ये कराया गया था तब 53% था। एंड चिल्ड्रन के केस में जो 6 मंथ से 59 मंथ्स तक जो भी चिल्ड्रन है, उनके केस में पहले ये मात्रा कितना था, 58.6%, जो बढ़ के करीबन 9%, ठीक है, उससे भी ज्यादा बढ़े है एंड 8.59 के आसपास में बढ़ के 67% हो गया है। याद रखने के लिए बहुत इजी है, 57% फॉर वीमेन, 10 बढ़ा दो 67% फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये एज ग्रुप याद रखना है, 15 to 49 और इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट इज 6 to 59। ठीक है, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नोटेड दैट एनीमिया इज पब्लिक हेल्थ चैलेंज। एनीमिया क्या है, एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, एनीमिया इज ए पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही था। नाउ देखो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है, व्हाट प्रॉम्प्टेड द चेंज, WHO कट ऑफ्स फॉर हीमोग्लोबिन मे नॉट बी सुइटेड फॉर इंडिया। क्यों सबसे ज्यादा मात्रा में एनीमिया पेशेंट यहाँ पे मिल रहा है, उससे रिलेटेड और एक कंसर्न क्या है कि WHO का जो कट ऑफ है फॉर हीमोग्लोबिन, एक पर्सन मतलब एक आदमी के अंदर शरीर में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उससे रिलेटेड WHO का जो कहना है कि इतना होना चाहिए, जो सर्टेन अमाउंट है, बोला जाता है कि ये इंडिया के लिए सुइटेबल नहीं है, इसीलिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है उससे ज्यादा ऊपर ये लाइक हीमोग्लोबिन का जो भी केसेस है वो इंडिया में मिल रहा है। मानि लोৱা কিবা এটা যদি WHO দিত হৈছে যে কাৰোবাৰ গাত যদি, ঠিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল 9 ইউনিট অফ হিমোগ্লোবিন যদি আছে, দেন সেই মানুহজন কি আছে, তাতকে যদি ওপৰত আছে, এনিমিয়া নাই বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, বাট ইণ্ডিয়াৰ কেছত বোলে 9 ইউনিট বোলে নাথাকেই বোলে, ঠিক আছে, 9 ইউনিট নহয় বোলে, 8.5 ইউনিট ইজ গুড ফৰ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ কণ্ডিশ্যন হিচাপত এইটোৱে ভাল। 9 ইউনিটটো বহুত বেছি সাপোজ WHO ধৰি দিছে, মই বুজাবৰ কাৰণে কৈছো, তেতিয়াহলে কি হ'ব, আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যাব, লাইক मैक्सिमम মানুহ যেটো 8.5 বা তাৰ তলতে আছে, তেতিয়াহলে मैक्सिमम মানুহ কি হ'ব, এনিমিয়া পেশেন্ট হিচাপে ওলাব। সেই কাৰণে কোৱা গৈছে যে যেটো WHO কাট অফ আছে ফৰ হিমোগ্লোবিন, দিস মে নট বি সুইটেড টু इंडिया। WHO ने क्या बोला है, एनीमिया इन चिल्ड्रन एजेड अंडर 5 इयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन एज ए हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन किमान আছে 110 ग्राम पर लीटर at sea level, and anemia in non-pregnant women as hemoglobin concentration 120 gram per liter. Expert has cautioned that there is a danger of anemia being overdiagnosed in India as it follows WHO cutoffs for hemoglobin. ठीक है, now why do we focus on anemia? हम लोगों को क्यों एनीमिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब हमारे सरकार को क्यों करना चाहिए, क्योंकि पहली बात जो है
डेटा इन एनीमिया रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये जो पब्लिक हेल्थ के तहत अगर बात किया जाए, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए, तो एनीमिया से रिलेटेड जो भी डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है पब्लिक हेल्थ एक एरिया में या फिर हमारे देश में कैसा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इंपैक्ट ऑन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, नाउ एनीमिया इज रिलेटेड टू मॉर्बिडिटी एंड ये मोर्टेलिटी होना चाहिए था। एनीमिया इज रिलेटेड टू मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी in the population groups usually considered to be the most vulnerable, that means pregnant women और children के केस में एनीमिया जो है इससे बहुत ज्यादा लोगों का मौत होता है, ये कारण भी है, ऐसा बोला जाता है। बेसिकली प्रेग्नेंट वीमेन जो है, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है उनके केस में ये बात किया गया है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि अगर मान लीजिए किसी का एनीमिया बहुत ज्यादा है, एनीमिया का बीमारी बहुत ज्यादा है, तो उनका मौत भी हो सकता है। सेकंड जो है एनीमिया इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ए प्रिवेलेंस स्टडी ऑन एनीमिया इज यूजफुल टू मॉनिटर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थৰ ক্ষেত্ৰতো এনিমিয়া ইফেক্ট কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে এটা প্ৰিভেলেন্স ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন আছে বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ইউজফুল হয়। ঠিক আছে, কাৰণ আমি জানিব লাগিব ন। ঠিক আছে, এনিমিয়া এজন মানুহৰ গাত যদি ধৰা পৰে, এজন মানুহৰ যদি এনিমিয়া আছে বুলি গম পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল মই ক'লোৱে মৰ্বিডিটি আৰু মৰ্টেলিটি। সেকেন্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থতো কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, যিমান পৰিমাণৰ আমাক হিমোগ্লোবিনৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থত ডেফিনেটলি ইম্পেক্ট কৰিব। থাৰ্ড পইণ্ট ইজ ইম্পেক্ট অন ইকোনমি। Now also iron deficiency anemia reduces work capacity। कैसे पड़ेगा इकोनॉमी में? इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो किसी का आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसके कारण किसी को एनीमिया हुआ है, तो उसका वर्क कैपेसिटी जो है वो घट जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो घटेगा। ठीक है, एंड एंटायर पॉपुलेशन में मान लीजिए कि 60% लोगों को ही एनीमिया है, तो वर्क पोटेंशियल पूरे देश का ये क्या होगा? घटेगा। उससे सीधी तरीके से इंपैक्ट किस में पड़ेंगे? इकोनॉमी में पड़ेगा, with serious consequences for the economy and national development। तो ये था अबाउट T3 प्रोग्राम ऑन एनीमिया जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया था 30 सितंबर को। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वायलेंस इन मणिपुर। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, सोर्स इज द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, न्यूज क्या आया था? बराक मणिपुर फ्रेंडशिप एसोसिएशन कंडेम्स एट्रोसिटीज इन मणिपुर। एक ऑर्गेनाइजेशन है बराक मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया है जो भी वायलेंट एट्रोसिटीज और वायलेंट इंसिडेंट मणिपुर में हुआ है उसको कंडेम किया है। इन ए प्रेस रिलीज इशूड ऑन फ्राइडे, विश्वदीप गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, condemned the heinous killing of 2 young souls, terming the incidents barbaric and unforgivable। ঠিক আছে, that means এই যে মণিপুৰত ইনসিডেন্ট হৈ আছে, যিয়ে ইনসিডেন্ট নহওক কিয়, আজি প্ৰায় আমি 2-3 মাহৰ পৰা ইনসিডেন্টবোৰ দেখিছো, দিজ আৰ হিনিয়াস। ঠিক আছে, আৰু কৈছে যে বাৰবাৰিক। ओके, नाउ रिसेंटली 2 মানুহক মৰা গৈছে। सो इससे रिलेटेड लाइक एक आपका एक न्यूज आया था, तो वो न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना है कि मणिपुर में एग्जैक्टली वायलेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या है मणिपुर में प्रॉब्लम? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज द एथनिक कम्पोजिशन ऑफ मणिपुर। ঠিক আছে, মণিপুৰত যেটো এথনিক কম্পোজিशन আছে এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা বুলি অভিহিত কৰা গৈছে। इस मैप में अगर आप लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ लोग के बारे में दिया हुआ है। जो पहला है ऑरेंज कलर से जो यहाँ पे डिनोट किया गया है, इट इज मेटे डोमिनेटेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे थोबल, इम्फॉल ईस्ट, इम्फॉल वेस्ट, ठीक है, काकसिंग, विष्णुपुर, ये सब एरियाज यहाँ पे आते हैं जो बेसिकली मेटे डोमिनेटेड है। और उसके ठीक नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, ठीक नॉर्दर्न साइड में जो ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, यहाँ पे क्या है? कुकी जोमी डोमिनेटेड है। ठीक है, और अगर ग्रीन कलर का आप लोग देखेंगे, पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मणिपुर है इंक्लूडिंग द सेंट्रल पोजीशन, ये नागा डोमिनेटेड है। और ऊपर में आप लोग देख भी पा रहे हैं कि ये नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसलिए एथनिसिटी सेम है यहाँ के लोगों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिल्वर कलर से चांदेल, ठेंगनोपल, ये जो लाइक ट्राइब है, ये जो लाइक एरिया है, ये डोमिनेटेड है। ठीक है, यहाँ पे भी कुकीज, नागा, मेटे सब है। नाउ चांदेल हैज मोर कुकी जोमी ट्राइब्स व्हाइल ठेंगनोपाल मोर नागा ट्राइब्स। ठेंगनोपाल में क्या है? नागा ज्यादा है। ठीक है, इस एरिया में जो बोला गया है चांदेल एंड ठेंगनोपाल 2 एरिया है, इस 2 एरिया में कुकी, नागास वगैरह सब है, मेटे वगैरह।
ना चांदेल जो एरिया है यहाँ पे कुकी जोमी ट्राइब्स लाइक डोमिनेटेड है, एंड टेंगनोपाल में क्या है, नागा ट्राइब्स ज्यादा डोमिनेटेड है, एंड जिरीबाम भी है जहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली मिक्स कल्चर है। यहाँ पे बंगाली से लेके मेते, मार, ये सब जो ट्राइब है, सब जो लाइक कम्युनिटी है वहाँ पे रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि पूरा जो नॉर्दर्न वाला जो एरिया है, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये नागा डोमिनेटेड है। ब्लू कलर से अगर देखेंगे साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट में कुकी जोमी डोमिनेटेड है, एंड जो बीच वाला जो इंफॉल वैली है, इट इज डोमिनेटेड बाय द व्हिच ट्राइब, मेटे। ठीक है, मेटे कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेटेड है। नाउ ये मैप थोड़ा बहुत याद रखिए, इसका स्केच अगर मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कुछ भी सवाल आए, ठीक है, तो ये आप लोग वहां पे बना सकते हैं। मणिपुर का एथनिसिटी के बारे में अगर बोला जाए, द स्टेट इज लाइक ए फुटबॉल स्टेडियम। बोला गया कि ये स्टेट जो है ये फुटबॉल स्टेडियम के जैसा है, विद द इंफॉल वैली रिप्रेजेंटिंग द प्ले फील्ड एट द सेंटर एंड द सराउंडिंग हिल्स द गैलरीज। ठीक है, ये जो सराउंडिंग हिल्स है ये गैलरी जैसा है, और बीच में क्या है, यहाँ पे प्ले फील्ड है जहां पे इंफॉल वैली है, ये इंफॉल वैली है। ठीक है, द वैली व्हिच कंप्राइजेस अबाउट 10% ऑफ मणिपुर लैंडमार्क्स। ये जो वैली है ये सिर्फ 10% है अगर लैंड के हिसाब से बात किया जाए, बट इट इज डोमिनेटेड बाय नॉन ट्राइबल मेटे हु अकाउंट फॉर मोर देन 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और इसी वैली में 64% के करीबन मेटे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, एंड इल्स 40 ऑफ द स्टेट 60 MLS, और आउट ऑफ 60 MLS यही से इस 10% लैंड में जो 64% मेटे लोग हैं उनमें से ही आउट ऑफ द टोटल 60 स्टेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 40 सीट्स इन्हीं लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि जो कुकी या नागा ट्राइब है उन लोगों का ये भी कहना है कि कंसंट्रेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ज्यादा इन लोगों को सुविधा मिल रहा है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इन लोगों को मिल रहा है। The hills comprising 90% of the geographical area are inhabited by more than 35%। जो रिमेनिंग 35% लोग हैं वो कहां पे रहते हैं, हिल्स में ही रहते हैं। लेकिन जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हिल्स पूरे मणिपुर का कितने परसेंट कवर करते हैं, 90%। It is recognized by recognized tribes but sent only 20 MLAs to the assembly। ये इशू है। ठीक है, send only 20 MLAs in the assembly while a majority of the Metes are Hindus। ये जो Metes है उनमें से मेजोरिटी जो लोग है हिंदू है, followed by Muslims। ठीक है, Muslims, the 33 recognized tribes। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि the 33 recognized tribes broadly classified into any Naga tribe and any Kuki tribes are largely Christians। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द मेटे क्या है, हिंदू है, एंड बाकी फॉलोड बाय मुस्लिम्स। ठीक है, और 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है जो बेसिकली एनी नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड एनी कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हु आर मोस्टली क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये है एथनिसिटी कंपोजिशन ऑफ मणिपुर। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ मणिपुर। नाउ व्हाट इज द मेटे आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, देखिए इन लोगों के द्वारा एक क्लेम किया गया था, इन लोगों को क्या किया गया है, हाल ही में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था कि इन लोगों को एसटी का स्टेटस देने के लिए, मतलब जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसी टाइम थोड़ा बहुत किस्सा हुआ, वायलेंस उसी टाइम से चालू हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए कि ये जो मेटे का आर्ग्यूमेंट है टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस फॉर मेटे, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, कब से ये डिमांड मेटे लोग कर रहे हैं कि उनको भी एसटी का स्टेटस दर्जा चाहिए। ठीक है, The Scheduled Tribes Demand Committee of Manipur (STDCM) Scheduled Tribes Demand Committee of Manipur began demanding ST status for Meiteis in 2012. ठीक है, the Meiteis were recognized as the tribe before the merger of the state with the Union of India in 1949। बोला गया है कि 1949 से पहले जब इंडिया के साथ मणिपुर को मर्ज किया गया था, उससे पहले ही Meiteis को एज ए ट्राइब कंसिडर किया गया था। बट 1972 में फॉर्मली जब मणिपुर एक स्टेट बना, 19th नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जब बना, उसके बाद ही क्या हो गया, ये जो है लाइक मेटेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। द मेटेस नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स स्टेटिंग दैट the community has been kept away from the hills while the tribal people can buy land in the shrinking Imphal Valley and the Meitei
have been gradually marginalized in their ancestral land। बोला गया है कि ट्राइबल्स के पास क्या है, प्रोविजन है कि वो चाहे तो हिल्स में भी माटी लैंड खरीद सकता है और इंफॉल वैली में भी खरीद सकता है, लेकिन इन लोगों के पास ऐसा नहीं है क्योंकि हिल्स में तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इन लोगों को हिल से दूर रखा गया है। बोला कि अभी ऐसा हालत है कि जो एंसेस्ट्रल लैंड है हमारा, यहाँ पे ही हम लोग मार्जिनलाइज की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। ये जो क्लेम है ये मेटिस के द्वारा किया गया है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लिया जाए मेटिस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी अगर आपको लिखना है तो आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देयर पॉपुलेशन वाज 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इन 1951 एंड हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 44% एज 2011 सेंसस डेटा। बोला गया कि पहले 59% मेटे पॉपुलेशन था मणिपुर में, ठीक है, लेकिन 2011 के सेंसस में ये मालूम हुआ है कि मेटे का जो पॉपुलेशन है इट वाज रिड्यूस्ड टू 44%। दैट मींस ऑलमोस्ट 15% पॉपुलेशन की हुई से रिड्यूस हुई से, व्हिच इज अ बिग कंसर्न फॉर द मेटे कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। साथ में और एक कंसर्न है जिसके लिए ये लोग एसटी का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि द नागा एंड कुकी मूवमेंट इट आल्सो फ्यूल्ड मेटे नेशनलिज्म। ये जो नागा एंड कुकी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इन्होंने भी, ये मूवमेंट ने भी क्या किया है, इसको आग लगाने का काम किया है, मेटे नेशनलिज्म को, मेटे लोगों को एक साथ जुड़ने का काम किया है। ठीक है, नाउ ये जो है लाइक 1970s के बाद ये सब जो मेटे नेशनलिज्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, नाउ व्हाई आर ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर मेटेस। अभी उन लोगों की पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि ये जो बाकी ट्राइबल्स ग्रुप्स है, कुकी, नागा, जी সকল ট্রাইবেল মানুহ আছে, তেওঁলোকে মেটেক এসটি স্ট্যাটাস দিয়াটো কিয় নিবিচাৰে? বিকজ the Meiteis have a demographic and political advantage and are also more academically advanced। কৈছে যে তেওঁলোক একাডেমিক্যালিও এডভান্স, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আগৰণুৱা হয় আৰু ডেমোগ্ৰাফিক আৰু পলিটিক্যাল এডভান্টেজো তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে, গতিকে তেওঁলোকক এসটি স্ট্যাটাস কিয় দিব লাগে? তেওঁলোকটো পিছপৰা নহয়। ঠিক আছে, এসটি স্ট্যাটাস টু দ্য Meiteis would lead to loss of job opportunities and allow them to acquire lands in the hills and push the tribals out। इन लोगों का क्या डर है कि एसटी स्टेटस अगर दिया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे? हिल्स के तरफ भी जाएंगे, लैंड वगैरह खरीदेंगे और जो इंडिजिनस जो भी ट्राइब्स है, हिल ट्राइब्स, उन लोगों को बाहर, इन लोग वहां से इन लोगों को बाहर भेजा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और इससे क्या होगा, तो पूरा जो टोटल परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन है उसका नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन का नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ने से क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज एसटी हिल ट्राइब्स के लिए भी कम होता देखा जाएगा। तो ये एक बड़ा कॉन्सर्न है, ठीक है, जो इन लोगों के द्वारा दिखाई देता है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये कॉन्सर्न है हम लोगों का, इसीलिए हम लोग ओपोज कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है, द लैंग्वेज ऑफ द मेटे पीपल इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेनी ऑफ देम हैव एक्सेस टू बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एससी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टेटस। কৈছে মেইটে সকলৰ যেটো ভাষা সেইটো সংবিধানৰ যেটো 8th शेड्यूल আছে, ঠিক আছে, 8th शेड्यूলত কি কৰা গৈছে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গৈছে। ओके, আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ বেনিফিটও লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে। ঠিক আছে, মেনি অফ দেম হেভ এক্সেস টু বেনিফিট এছ'চিয়েটেড উইথ এছচি, অ'বিচি, ইডব্লিউএছ, বেলেগ বেলেগে এছচি, অ'বিচি বা ইডব্লিউএছ যি ষ্টেটাছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সুবিধাও পাব সক্ষম হৈছে। গতিকে তেওঁলোকক আকৌ এছটি ষ্টেটাছ দিয়াৰ প্ৰয়োজন কোনো নাই বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে। কুকিজ এণ্ড নাগাজ পইণ্ট আউট ডেট tribal areas are 90% of state geographical area, but the bulk of its budget and development work is focused on Meitei dominated Imphal Valley। কৈছে যে 90% যে এৰিয়া আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল লেণ্ড আছে মণিপুৰৰ, মেইনলি কোনখিনি হয়, হিলছ আছে। কিন্তু যি মণিপুৰ চৰকাৰৰ বাজেট যি প্ৰস্তুত কৰে, মণিপুৰ চৰকাৰৰ টোটেল যি বাজেট হয় তাতে হিলছ এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বাজেট এলোকেশ্যন খুব কম পৰিমাণে কৰা হয়, যাৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে বাকী যিখিনি পইচা থাকি যায় সেইখিনি বেছি সেই বাজেটৰ ফ'কাছ কোনটো অঞ্চলক লৈ কৰা দেখা পাওঁ, আমি ইম্ফল ভেলীক লৈ কৰা দেখা পাওঁ, হুইচ ইজ এ বিগ ৰিজন ফৰ দিছ ভাইলেণ্ট প্ৰটেষ্ট। কৈছে এইটো এটা কাৰণ হয়। ঠিক আছে, কি কি ক'লে, প্ৰথম কথা পলিটিকেল এণ্ড ডেমোগ্ৰাফিক এডভান্টেজ, ছেকেণ্ড জব অপৰচুনিটিজৰ যিটো ভয়, ঠিক আছে, থাৰ্ড 8th शेड्यूলত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লেংগুৱেজ, ফ'ৰ্থ এছচি, অ'বিচি, ইডব্লিউএছ ষ্টেটাছ দি তেওঁলোকে বেলেগ বেনিফিট পাই আছে, ফিফথ
কুকিজ আৰু নাগা যে কৈছে 90% জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া আমাৰ ষ্টেটৰ কি হয় হিলছ হয় বাট যি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যি বাজেট সেই বাজেটত হিল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এলোকেশ্যন খুব কম কৰা দেখা যায় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰে ইম্ফল ভেলীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি খৰচ কৰা দেখা পোৱা যায় দিজ আৰ দ্য কনচাৰ্নছ ৰেইজ বাই দ্য लाइक एसटी कम्युनिटीज जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है बेसिकली नागा एंड जो आपका लाइक कुकीज है इन लोग के द्वारा ये कॉन्सर्न उठाया गया है ठीक है नाउ अभी एक बात और आता है कि किसी को अगर एसटी लिस्ट में डालना हो किसी भी कम्युनिटी को तो उससे रिलेटेड प्रोसेस क्या होता है कोई भी आके लाइक कुछ भी नहीं बोल कोई भी सरकार आके ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है आप लोगों का एसटी स्टेटस आज से दिया जा रहा है उसके लिए एक प्रॉपर क्या है सिस्टम है तो एग्जैक्टली वो सिस्टम क्या है पहला बात तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा पहले रिकमेंडेशन देना पड़ेगा ठीक है फॉर इंक्लूजन ऑफ ट्राइब्स इन द लिस्ट ऑफ एसटी आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये रिव्यू करेंगे एंड सेंड देम टू द रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है কি কৰিব তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইক ঠিক আছে ৰেজিষ্টাৰ অফ গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ দি দিব মানে কি কৰিব সি আফটাৰ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন ল'লে ওকে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে তাৰপিছত কি কৰিব ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিভিউ কৰিব আৰু and send them যিখিনি লাইক ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে সেইখিনি কাক দিব send them to the register general of india দিব under home ministry for approval তো ঠিক আছে যদিহে সাপোজ ৰিভিউ কৰি পেলাই দেখায় যে ওকে এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো লাইক ট্ৰাইবস আছে এই ট্ৰাইবটো কি পাব লাগে এসটি পাব লাগে এন্ড ফাইনালি ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে হেতু ৰিভিউ কৰি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়ালৈ পঠাব এন্ড which is under the home ministry ঠিক আছে for approval और যদি approval हुई जाए after approval it is sent to the national commission for scheduled tribes ठीक है এই ন্যাশনাল কমিশনলে পঠাব and then send to the cabinet for a final decision মানে বস্তুটো এনেকুৱা হয় সি মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছো ঠিক আছে বুজিবৰ কাৰণে মই ড্ৰ কৰি দিছো ফাৰ্স্ট কি হ'ব স্টেট গভৰ্নমেণ্টে কি কৰিব ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব স্টেট গভৰ্নমেণ্টে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব ঠিক আছে after the recommendation of the state government tribal affairs ministry কি কৰিব এটো ৰিভিউ কৰিব ঠিক আছে ৰিভিউ কৰি কালে পঠাব ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়ালৈ পঠাব এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আৰু যদি এপ্ৰুভেল হৈ যায় তেতিয়ালে তাৰ পৰা কোলে পঠাব ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নেশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল্ড ট্ৰাইবস and national commission of scheduled tribes se kak pothabo finally cabinet ole pothabo for the final decision once the cabinet finalize it then it introduced as a bill in the parliament jete cabinet e etu সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব যেটা ফাইনালাইজ করিব তার পিছত as a bill কি করিব পার্লামেন্টত ইন্ট্রোডিউস করিব এখন বিধেয়ক হিসাবে উত্থাপন করিব তো amend the constitution schedule caste order 1950 and constitution scheduled tribes order of 1950 এই যে দুটা প্রভিজন আছে যে দুটা অর্ডার আছে এইটো amend কৰিবৰ কাৰণে এখন বিল উত্থাপন কৰিব and after the amendment bill is passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha and finally কি কৰিব প্ৰেসিডেন্টে ইয়াত সাইন মাৰি পেলাই ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে ফাইনাল ডিসিশন দিব under article 341 and 342 of the Indian Constitution ঠিক আছে so this is the process of inclusion of a particular tribe in the ST list ঠিক আছে নাও ইয়াতে আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব যে এই যেটো আনৰেষ্ট হৈছে ঠিক আছে এই যেটো ভায়োলেন্ট প্ৰটেষ্ট হৈছে what led to the recent unrest ঠিক আছে বেসিক্যালি একদম রিসেন্টলি কি হৈ গল এইবিলাক তো 2012 চনৰ পৰা বুলি চলি আহিছে ডিমান্ড ৰাইট একদম রিসেন্ট কোন কিটা কাৰণ হল যাৰ কাৰণে এই সমস্যাটো ভুগিবলগীয়া হল ঠিক আছে মেইন কথা হৈ গল কি forest eviction and demand for ST status for Métis have been the most prominent recent triggers first যেটো পয়েন্ট আছে it is about forest eviction hill area কি কৰিছে হিলছত কি কৰিছে forest যিখিনি dwellers আছে forest dwellers কিনি বেসিক্যালি কি কৰিছে evict কৰা গৈছে এটা কাৰণ এটো আৰু এই মানুহখিনি কোনখিনি হয় কোৱা গৈছে যে কুকি আৰু বেসিক্যালি নাগা যাক evict কৰা গৈছে সেকেন্ড এই সময়তে ST ডিমান্ডটো মেইটি সকলৰ পৰা আহিছে এই দুটা কাৰণৰ পৰা কি হৈছে আসলতে এই যেটো ভায়োলেন্ট প্ৰটেষ্ট হৈছে এই প্ৰটেষ্টটো আৰম্ভ হৈছে the divide between the Métis and tribal on several issues has widened over the past decade now अलग-अलग issues में Métis and जो tribal से नागा कुकी ठीक है इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं ओवर द पास्ट डिकेड
पिछले 10 साल में, तो इससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ा है, ये आग लगा है। ठीक है। दूसरा जो इशू है, इशूज इन डिलिमिटेशन प्रोसेस। In 2020, as the center began the first delimitation process in the state since 1973, the Meitei community alleged that the census figures used in the exercise did not accurately reflect the population breakup. ठीक है, इन लोगों का कहना है कि ये जो किया गया है, ठीक है, जो सेंसस फिगर है, इट यूज्ड इन द एक्सरसाइज, ये डिलिमिटेशन में जो सेंसस का डाटा यूज किया जा रहा है, इट डिड नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन ब्रेकअप। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स, बेसिकली कुकी एंड नागास। They are on the other hand said that they had grown to 40% of the state's population and were underrepresented in the assembly. मेटे का पॉपुलेशन घट रहा है, 59% से लेके ऑलमोस्ट 44% तक आया है, और इस साइड में कुकी एंड नागा का पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है, 40% तक बढ़ गया है। फिर भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, किस कारण से यहाँ पे हुआ है, मणिपुर का जो एथनिक डिवीजन है वो क्या क्या है। ठीक है, किसी अगर ट्राइब को एसटी लिस्ट में डालना है, उसका प्रोविजन क्या है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। मेटे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, मेटे नेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, साथ साथ में लाइक ट्राइबल ग्रुप जो है वो क्यों अगेंस्ट कर रहा है, इससे रिलेटेड कई सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया emerging as a alternative supply chain। ठीक है, इंडिया emerging as a alternative supply chain। ठीक है, ये न्यूज आया था इंडियन एक्सप्रेस में, बोला गया कि इंडिया इमर्ज हो रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स। किसने कहा है ये स्टेटमेंट? हरदीप पुरी ने कहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर रीअलाइनिंग। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल सप्लाई जो चेन है वो रीअलाइन हो रहा है एंड इंडिया इस केस में इमर्ज होता दिख रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स गिवन इट्स रॉ मटेरियल्स। किसलिए ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स? बिकॉज ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स, लो लेबर कॉस्ट, ग्रोइंग मैन्युफैक्चर, ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। ओके, इसके कारण इंडिया अभी इमर्ज हो रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स। ये किसने कहा है? श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एट एन इवेंट टुडे। ठीक है, he was addressing the 118th annual convention of PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये 118 वार्षिक के जो एनुअल कन्वेंशन था बेसिकली PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, वहां पे उन्होंने ऐसा बोला था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स, जिसको बोला जाता है PLI स्कीम, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इन द 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। जो हाल ही में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो भी इनिशिएटिव लाइक लिया है, उससे लाइक एक जो मेजर इनिशिएटिव है, इट इज द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और उसी इनिशिएटिव के कारण अभी टोटल 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रिवोल्यूशन आया है, ऐसा उनका कहना है। There has been an increase of 76% in FDI in manufacturing sector, जिसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी इंक्रीज हुआ है 76% तक इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यू टू दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ओवर द नेक्स्ट 5 years PLI schemes are expected to create 60 lakh additional job। बोला गया कि ये जो PLI schemes है, इसके तहत आने वाले कई सालों में क्या होगा? आने वाले कई सालों में ओवर 60 lakhs एडिशनल जॉब क्रिएट इंडिया में होंगे। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एट ए ग्लैंस, अभी का क्या स्टेटस है। देखिए, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेंटली कंप्राइजेस 17% ऑफ द नेशंस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? ऑलमोस्ट अबाउट 17%। ठीक है, टोटल वर्कफोर्स कितना है? वर्कफोर्स के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज अराउंड 27.3 मिलियन, आई एम सो सॉरी, 27.3 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कितना है? 17% जीडीपी। याद रखने के लिए बहुत इजी है, कैसे? 17% जीडीपी
ठीक है 10 कितना हो जाएगा 27, लेकिन इस केस में 27 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे करीबन 27 मिलियन लोग एंगेज्ड है, जो बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है ओवर द फ्यू डिकेड्स इंडिया में। लेकिन अभी अगर इतने लोग हैं 17% ऑफ जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, सीमेंट एंड कोल। कैसे याद रखना है SCC स्टील, ठीक है, सीमेंट के केस में एंड कोल के मामले में इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Talking about the infrastructure of the country has second largest construction of built environment. हमारा देश में क्या है, it has the second largest construction of built environment. It has the fourth largest railway network in the world and second largest road network in the world. ठीक है, मतलब दुनिया का हमारा जो रेलवे नेटवर्क है इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, हमारा जो देश का रोड नेटवर्क है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा योगदान जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने किया है इट इज द PLI स्कीम्स, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के तहत ये सब बातें अभी का जो प्रेजेंट करंट सिचुएशन है ये होने के लिए सफल हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये क्या है? ठीक है, द PLI स्कीम इट वाज कॉन्सेप्ट टू स्केल अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। ये किस लिए लाया गया था? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए लाया गया था, accompanied by higher import substitution and employment generation। ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये PLI स्कीम लाया गया था। It was launched in March 2020 and the scheme initially targeted only 3 industries। প্ৰথমতে কি কৰিছিলে, এই যেটো PLI স্কিম আছিলে it only targeted 3 industries। First is mobile and allied component manufacturing, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा जो था मेडिकल डिवाइसेस। क्या क्या था? पहले मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा जो था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा जो था मेडिकल डिवाइसेस। लेकिन टाइम ऐसा आया बाद में इसको एक्सटेंड करना पड़ा 14 सेक्टर्स के लिए। मतलब अभी ये जो स्कीम है PLI स्कीम कितने सेक्टर्स को टारगेट कर रहा है? इट इज टारगेटिंग 14 सेक्टर्स। ठीक है, इन PLI स्कीम डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज रिसीव्ड फाइनल रिवॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अंडर दिस स्कीम। हमारे जो इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन का भी कंपनी क्यों ना हो, यहाँ पे अगर वो लोग काम कर रहा है, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग चला रहा है तो PLI स्कीम के तहत उन लोगों को फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू ओवर द 5 इयर्स। 5 साल में उन लोगों का जो रेवेन्यू है उसी रेवेन्यू का एक परसेंटेज कौन देते हैं? गवर्नमेंट उन लोगों को एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया में रह के मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको किया है। ठीक है, इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम कैसे दिया जाता है? द इंसेंटिव्स गिवन आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स। ये कैसे दिया जाता है? इनका जो इंक्रीमेंटल सेल्स है उसके आधार पे ही ये इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है। कई सारे सेक्टर्स में सच एज एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड द ड्रोन इंडस्ट्री, ठीक है, द इंसेंटिव टू बी गिवन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स परफॉर्मेंस एंड लोकल वैल्यू एडिशन डन ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। दोनों बात याद रखना है, कई सारे सेक्टर्स के केसेस में PLI का जो इंसेंटिव है वो कैसे दिया जाता है? सिर्फ बेस्ड ऑन देयर सेल्स एंड परफॉर्मेंस। बेसिकली टेक्सटाइल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री जो है या फिर ड्रोन इंडस्ट्री जो है या फिर एडवांस
केमिस्ट्री, सेल बैटरीज इंडस्ट्री जो है, इन लोगों को उनके परफॉर्मेंस एंड सेल्स के तहत ही ये इंसेंटिव दिया जाता है। तो अभी अगर पीएलआई स्कीम के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो ये हम लोग को बोलना पड़ेगा कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली ये सक्सेस इंडिया को मिला है, क्योंकि फिस्कल ईयर 2017-18 में मोबाइल फोन हम लोग कितने इंपोर्ट करते थे, ऑलमोस्ट अराउंड $3.6 बिलियन के मोबाइल फोन हम लोग इंपोर्ट करते थे, और साथ साथ में हम लोग का एक्सपोर्ट कितना हुआ करता था, इट वाज अबाउट 334 मिलियन $, बहुत ज्यादा कम था, रिजल्टिंग इन माइनस $3.3 बिलियन। दैट मींस ट्रेड डेफिसिट कितना था, ऑलमोस्ट $3.3 बिलियन का डेफिसिट हुआ करता था। लेकिन अभी का अगर बात किया जाए, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स इन 2020, ठीक है, उसके तहत 2022-23 का जो फिस्कल ईयर है, ये जो इंपोर्ट 3.6 था, $2 बिलियन कम होके अभी हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं, ओनली $1.6 बिलियन का इंपोर्ट मोबाइल फोन हम लोग करते हैं। और साथ में हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, इट सर्ज टू नियरली $11 बिलियन, जहां पे एक टाइम पे $0.3 बिलियन हुआ करता था, ऑलमोस्ट अराउंड $0.33 बिलियन, दैट मींस $334 मिलियन। वो आज जाके कितना हो गया है, $11 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट आज के डेट में करते हैं, यील्डिंग ए पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट ऑफ 9.8 बिलियन। अभी के बारे में अगर बात किया जाए, पहले जो $3.3 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था, ये आज के डेट में 2-3 साल बाद कितना बिलियन का नेट एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, 9.8 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग देते कितना है, 11 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 1.6 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग का जो अभी ट्रेड जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रेड सरप्लस में अभी हम लोग है। तो हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। नाउ ये भी आ सकता है आप लोगों को लिखने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इंडिया का है वो कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला जो है, हमारे यहाँ पे क्या नहीं है कि एडिक्वेट, ठीक है, टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है, ठीक है, मेनली कॉन्फाइंड टू बिग सिटीज। जो भी है वो कहाँ तक कॉन्फाइंड है, बड़े बड़े शहरों पे ही ये दिखा जाता है। बेसिकली बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों में थोड़ा बहुत टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी इंडिया के केस में देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिवीजन है। इनएडिक्वेट टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। सेकेंड जो है, एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई, ठीक है, the micro, small and medium size enterprises sector appears to have less favorable access to credit and higher cost of working capital compared to the medium and large scale industrial and service sectors। बोला गया जो एमएसएमई सेक्टर्स है, इन लोगों को क्रेडिट भी कम मिलता है और इन लोगों को क्रेडिट का फैसिलिटी तो कम मिलता ही है, साथ में इनका हायर कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी होता है। अगर एमएसएमई नहीं आगे बढ़ेगा तो बड़ा इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकता है। तीसरा जो है, स्किल लेबर शॉर्टेजेस हमारे यहाँ पे है। चौथा जो है, ठीक है, चौथा जो है, इट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड पुअर सप्लाई चेन। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक लाइसेंसिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, टेंडर का सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, ऑडिट का भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो लाइसेंस टेंडरिंग या फिर लाइसेंस टेंडर और ऑडिट का सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंपोर्ट्स। India is still dependent on foreign imports for transport equipments, machinery, electric and non-electrical। मतलब अभी भी हम लोग ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरी के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल है, आयरन एंड स्टील के लिए, पेपर के लिए, केमिकल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए अभी भी हम दूसरे कंट्री के ऊपर ही भरोसा करके बैठे हुए हैं और इससे हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया है। एक तो है पीएलआई स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो इनिशिएटिव है या फिर स्कीम है। दूसरा जो है पीएम गति शक्ति, जो एक नेशनल मास्टर प्लान है। बेसिकली इट इज ए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट,
ठीक है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, साथ में भारतमाला, ठीक है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप इंडिया तो है ही, बहुत पहले इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है ये भी है टू कट डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है। मेक इन इंडिया 2.0 हाल ही में लॉन्च किया गया है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। ये सब जो है ये इनिशिएटिव हाल ही में गवर्नमेंट ने लिया है, ओके। टाइम टू टाइम देखना होगा कि आगे जाके क्या होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पिग्मी हॉक कंजर्वेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जीएस पेपर 5 असम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल हिंदू से लिया है। रिसेंटली क्या है, 18 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक्स दिस वर रिलीज्ड इन वेस्टर्न असम्स मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। 18টা कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक्सক কি কৰিছে মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মানস নেশনেল পাৰ্কত ৰিলিজ কৰা হৈছে। এই বিষয়ে নিউজটো আহিছিলে। পিগমি হক কি হয়, ইট ইজ দ্য স্মলেষ্ট এণ্ড ৰেয়াৰেষ্ট স্পেচিছ অফ ৱাইল্ড পিগ, আমি যাক বন গাহৰি বুলি কওঁ, ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি ফিউ মেমেলছ দেট বিল্ডছ ইটছ ওন হোম, ঠিক আছে। যিমান মেমেল আছে পৃথিৱীত তাৰ খুব কম সংখ্যকে কি কৰে, নিজৰ ঘৰ বনায়, নিজৰ বাসস্থান বনাই লয়, ঠিক আছে, বা যাক আমি নেষ্ট বুলি কওঁ, ঠিক আছে, কমপ্লিট উইথ এ ৰুফ, য'ত ৰুফো থাকে। তো পিগমি হকো তেনেকুৱা এজনে নিজে বনায় নিজৰ হোম। ইট ইজ এন ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ এজ ইটছ প্ৰেজেন্স ৰিফ্লেক্ট দ্য হেল্থ অফ ইটছ প্ৰাইমেৰী হেবিটেট টল এণ্ড ৱেট গ্ৰাছলেণ্ড। ই ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ হয়, ই থকা মানে কি বুজা যায় যে এটা হেবিটেটত কি আছে, গ্ৰাছলেণ্ড আছে, টল ৱেট গ্ৰাছলেণ্ড আছে, বা সেই হেবিটেটখন হেল্ডি হেবিটেট হৈ আছে, ঠিক আছে। হেবিটেট কি হয়, ইট প্ৰিফাৰ্ছ basically undisturbed patches of grassland dominated by early succession riverine communities. ই কেনেকুৱা হেবিটেট বিচাৰে, বেসিক্যালি riverine communities বা river side grassland area ই বেছি প্ৰিফাৰ কৰে which is undisturbed, okay, typically comprising dense tall grasses intermixed with a wide variety of herbs, shrubs and young trees. Currently the viable population of this pig in the world is in the Manas Tiger Reserve itself, ঠিক আছে। ভাইবল পপুলেশন অকল বেছি পপুলেশন ক'ত আছে, মানসতে আছে, তাৰ বাহিৰে নামেৰিটো আছে, তাতো কনজাৰভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, ওকে। তো নেক্সট যেতিয়া ইয়াৰ ৰিলেটেড লাইক ইস্যু আহিব তেতিয়া মই পিগমি হক কনজাৰভেশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ কথাও মই পঢ়াই দিম, যিটো 90sতে লোৱা গৈছিলে, ওকে না। কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছৰ কথা যদি মন কৰোঁ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, IUCN रेट डाटा बुकत इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ही नहीं, एंड द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है व्हिच इज कॉल्ड शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन, ठीक है। तो की थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी जान लेते हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। मानस जो है वो असम में लोकेटेड है, बेसिकली ये रॉयल मानस नेशनल पार्क का हिस्सा है जो भूटान में लाई करते हैं, ठीक है। भूटान में जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है इसी का ही साउदर्न पार्ट को हमारे इंडिया में हम लोग मानस नेशनल पार्क की तरह भी जानते हैं। इसका टोटल जो एरिया है इट इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, ठीक है सर। इट इज ए यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट, ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसको 1985 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। उसके साथ साथ ही बाद में जाके बायोस्फीयर रिजर्व की तरह भी इसको घोषित किया गया था, ठीक है। एंड बाद में उससे पहले 1973 में मानस को नेशनल टाइगर रिजर्व का भी स्टेटस दिया गया था। मतलब ये पहला असम का टाइगर रिजर्व था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लॉन्च किया गया था। साथ में मानस एक एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। तो फ्लोरा की अगर बात किया जाए इट कंटेन्स सम ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग ग्रासलैंड हैबिटेट इन द सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टমৰ এটা লাৰ্জ গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেট মানসত পোৱা যায় বুলি কোৱা গৈছে। ফ্লোৰাৰ কথা কওঁতে ফোনৰ কথা কোৱা গ'লে এটা কথা আমি মনত ৰাখিম, দ্য পাৰ্ক ইজ নন ফৰ ইটছ ৰেয়াৰ এণ্ড এন্ডেঞ্জাৰ্ড এন্ডেমিক वाइल्ड लाइफ सच एज आसाम रूफ टार्टल, ठीक है, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक কৰ কাৰণে কোনখন নেশনেল পার্ক অসমৰ फेमस, इट इज द वन एंड ओनली मानस नेशनल पार्क। द मानस रिवर के नाम पे ये नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। एंड ये जो मानस रिवर है इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर व्हिच passes through मानस नेशनल पार्क। इट वाज ऑल अबाउट पिग्मी हॉक कंजर्वेशन एंड मानस नेशनल पार्क। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम पुलिस डे, जिसको एवरी ईयर 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज के दिन असम पुलिस डे है। আজিৰ দিনটোত যিসকল পুলিচ
কৰ্মীয়ে দিন ৰাত একেকাৰ কৰি আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়ায় বা যিসকলে ৰাইজৰ সেৱাত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিব তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে তেওঁলোকক সন্মান জনোৱা হয় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই আসাম পুলিচ ডে অসম পুলিচ দিৱসৰ শুভক্ষণত ঠিক আছে তো अबाउट आसाम पुलिस डे ये भी जानना है कि इट इज ए डे व्हिच इज ऑब्जर्व टू मार्क द डे व्हेन द फर्स्ट इंडियन इंपेरियल पुलिस ऑफिसर पहले इंपेरियल पुलिस ऑफिसर ठीक है बोला जाता था ठीक है जिसको हम लोग आईपीएस अभी बोलते हैं ठीक है इसको ही बोला जाता था इंडियन इंपेरियल पुलिस ऑफिसर कौन था फर्स्ट इंडियन के.आर. चौधरी जी ने एज्यूम किया था चार्ज ठीक है ऑफ द हेड ऑफ आसाम पुलिस इन 1951 आसाम पुलिस ठीक है आसाम पुलिस में 1951 में के.आर. चौधरी जी ने ठीक है चार्ज एज्यूम किया था एज द हेड ऑफ आसाम पुलिस और इसी दिन को इसी दिन को याद रखने के लिए ये स्पेशल जो आसाम पुलिस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दिस डे आसाम पुलिस पेज होमेज टू दोज मोर देन 900 पुलिस पर्सनल हु हैड लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटीज ठीक है तो ये बेसिकली जो जीएस पेपर 5 से तो इम्पोर्टेंट है ही ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि कौन से डेट पे आसाम पुलिस डे मनाया जाता है तो इट इज October 1 ठीक है दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द डे यहाँ पे आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में दीजिए कल से मैं आंसर भी नेक्स्ट डे को लेके आऊँगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स दिखने को मिलेगा साथ साथ में क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड है ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग एग्जाम शास्त्रो थैंक यू सो मच